लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण की वोटिंग से पहले तमिलनाडु के कन्याकुमारी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में लीन हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ध्यान कक्ष में पीएम मोदी मौन हैं। शाम 6:45 पर प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। इस दौरान पीएम मोदी किसी से बात भी नहीं करेंगे। पीएम मोदी की साधना 45 घंटे की है। इस 45 घंटे के कठोर ध्यान में ना तो वो अन्न ग्रहण करेंगे, ना ही किसी से बात करेंगे। कठोर साधना में प्रधानमंत्री जरूरत पड़ने पर सिर्फ केवल नींबू पानी का सेवन करेंगे। वो सिर्फ तरल आहार ही लेने वाले हैं। 1 जून तक ध्यानमग्न रहेंगे पीएम मोदी। उसी जगह ध्यान कर रहे हैं जहां 1892 में स्वामी विवेकानंद ने ध्यान किया था। लोकसभा चुनाव प्रचार का शोर थमते ही पीएम मोदी गुरुवार की शाम कन्याकुमारी पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने भगवती देवी अम्मन मंदिर में दर्शन पूजन की। तो कन्याकुमारी में ही रहेंगे 1 जून तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 45 घंटे का ध्यान पीएम मोदी का विवेकानंद रॉक पर, और ये तस्वीरें भी आप तक विस्तार न्यूज पहुंचाता रहेगा। तो कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे पीएम मोदी। और चलिए अब खबरों में बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में ईडी ने दबिश दी। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारी के घर पर छापा मारा गया। कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर कार्रवाई की गई है। दुर्ग में एक कारोबारी के 2 ठिकानों पर दबिश दी गई। जेल में बंद पूर्व एमडी से जुड़ा बताया जा रहा है दुर्ग का कारोबारी। 3 ठिकानों पर अब भी कार्रवाई जारी है। तो बता दें कार्रवाई अभी भी जारी है। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाले में ईडी की ये दबिश, और इसके साथ ही आपको बता दें ईडी ने दबिश दी है। रायपुर राइस मिल से जुड़े कारोबारी के घर पर छापा मारा गया है। कारोबारी प्रमोद अग्रवाल के 3 ठिकानों पर यह कार्रवाई ईडी ने की है और दबिश दी है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता रोहित मिश्रा, रायपुर से लाइव जुड़ गए हैं। रोहित, एक बड़ी कार्रवाई को ईडी अंजाम दे रही है, क्या कुछ जानकारी अब तक क्या कुछ निकलकर सामने आया है? बिल्कुल, देखिए कल तड़के सुबह 6 बजे ये टीम पहुंची थी और कुल 5 जगहों पर यहाँ पे दबिश दी गई थी। रायपुर में, रायपुर का मेन सिटी एरिया, इसके अलावा रायपुर से लगा हुआ खरोरा पे जो है वो दबिश दी गई थी। इसके अलावा दुर्ग की अगर बात की जाए तो दुर्ग में भी 2 ठिकानों पर ये दबिश दी गई थी, जिसपे साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि जो उस समय कस्टम मिलिंग के अधिकारी थे, एमडी जो है वो मनोज सोनी, उनके ये तमाम लोग करीबी माने जा रहे हैं और उनके तमाम लोगों के करीबियों के यहाँ पर जो है ये छापामार कार्रवाई की जा रही है। ईडी को ये साक्ष्य मिले थे, ईडी के अधिकारियों का कहना है कि उनको ये साक्ष्य मिले थे कि एमडी मनोज सोनी है, उनसे तमाम लोग जुड़े हुए थे और ये पूरी जो रैकेट है वो काम करता था, जिससे 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कस्टम मिलिंग घोटाले को जो है वो अंजाम दिया गया था। कुल 5 ठिकानों पर जो है वो दबिश दी गई थी। फिलहाल 2 ठिकानों पर अभी भी कार्रवाई जो है वो, एक दुर्ग के, एक रायपुर के ठिकाने पर कार्रवाई चल रही है और 3 ठिकानों पर सुबह 5 बजे टीम रवाना हो चुकी है। तमाम तरीके से उनसे पूछताछ की गई है और जो उस घोटाले पे जुड़े हुए साक्ष्यों को तकाला गया है, घर को देखा गया है, घर के साथ पे जो कार्यालय है उसको देखा गया है, वो तमाम चीजों को देखा गया है। अब ईडी जो है वो साक्ष्य लेकर रवाना हो रही है और 1 से 2 घंटे में जो 2 जगह और कार्रवाई चल रही है वो भी खत्म होने का अनुमान है। बिल्कुल रोहित, अगर थोड़े पीछे समय में हम जाएं तो देखिए अभी तो 3 ठिकानों पर दबिश दी जा रही है, कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन इसके पहले कितने लोगों के नाम अब तक सामने आ चुके हैं रोहित? देखिए 12 से ज़्यादा लोगों के नाम सामने आ चुके हैं, जिसपे एमडी मनोज सोनी, उनके साथ में जो और अन्य अधिकारी काम कर रहे थे उनके भी नाम सामने आए कि वो तमाम लोग इससे जुड़े हुए थे। जो ये जो सिस्टम बनाया गया था, राइस मिलर्स इस पे जुड़े हुए थे। राइस मिलर्स के माध्यम से जो है वो चावल की जो बिक्री है वो की जाती थी, चावल का बदलाव करके रेट में बदलाव किया जाता था। तो राइस मिलर्स के अगर बात की जाए तो 5 राइस मिलर्स के ऊपर पिछले दिनों कार्रवाई की गई थी। कई बड़े अधिकारियों के ऊपर जो है वो कार्रवाई की थी, कस्टम मिलिंग के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई थी। कुल 10 से 12 लोग के ऊपर कार्रवाई की रोहित, बीते दिनों भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और अब एक बार फिर से दबिश देने टीम पहुंची। अब देखना होगा कि क्या कुछ खुलासे किए जाते हैं। फिलहाल शुक्रिया रोहित आपका जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर भी रायपुर से ही है। काउंटिंग के पहले बीजेपी की आज एक बड़ी बैठक छत्तीसगढ़ में होने जा रही है। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में बता दें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव
इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे, काउंटिंग होगी, लेकिन उसके पहले बीजेपी तमाम तैयारियों में जुटी हुई है। और आपको बता दें, एक बड़ी बैठक की जानी है। काउंटिंग के पहले आज छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़ी बैठक करेगी और छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चुनाव की काउंटिंग को लेकर रणनीति तैयार करेगी बीजेपी। और इसके साथ ही आपको बता दें, कार्यकर्ताओं को कई टिप्स तो दिए जाने हैं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक होगी और सीधे इस बैठक की ज्यादा जानकारी के साथ रुक करेंगे संवाददाता रोहित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रोहित, एक बड़ी बैठक है, काउंटिंग से पहले क्या कुछ रणनीति तैयार करेगी अब बीजेपी? बिल्कुल, देखिए रणनीति ये होगी कि किस प्रकार से काउंटिंग को सफल बनाया जाए और आगामी समय पे जो कार्यक्रम होंगे काउंटिंग के बाद को और काउंटिंग से पहले किस तरह की तैयारी की जानी है, वो तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे रणनीति तैयार की जाएगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव वो इस बैठक पे शामिल होंगे। इसके अलावा चुनाव संयोजक जो है वो शिवरतन शर्मा वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके अलावा जिला अध्यक्ष, मोर्चा प्रकोष्ठ, इसके अलावा तमाम जो भाजपा के विंग है उनके सदस्य इसमें शामिल होंगे। उनके जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जो है वो शामिल होने वाले। तो निश्चित तौर पर जिस प्रकार से 4 तारीख को काउंटिंग होनी है, उससे पहले काउंटिंग को लेकर क्या रणनीति है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा लोकसभा चुनाव के दौरान पे, क्योंकि अब जो है वो चुनाव खत्म हो चुका है, तमाम राज्यों में भी जिम्मेदारी तमाम नेताओं को, बड़े नेताओं को, कैबिनेट मंत्रियों को दी गई थी। इसके अलावा जो तमाम छत्तीसगढ़ में किस तरह से चुनाव रहा है उसको लेकर भी जो उसका रिपोर्ट है वो तैयार किया जाएगा, उसको लेकर मंथन किया जाएगा, उसको लेकर जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो कह सकते हैं बड़ी बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे से इसकी शुरुआत होगी और कहीं ना कहीं काउंटिंग से पहले इसको बड़ा माना जा रहा है। बिल्कुल, और देखना होगा कि क्या रणनीति तैयार करती है बीजेपी और किस तरह से चुनाव के रिजल्ट आने से पहले पार्टी काम करेगी। फिलहाल शुक्रिया रोहित जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी बड़ी बैठक करेगी आज और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में बोरवेल खुला छोड़ने पर अब कार्रवाई की जाएगी। कड़े कानून लाने की तैयारी में है सरकार, क्योंकि कई बच्चों के गिरने की घटनाएं बीते दिनों हो चुकी हैं। जनहानि होने पर आपराधिक प्रकरण भी दर्ज होगा। बोर करने वाली एजेंसी के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश में बोरवेल खुला छोड़ने पर कार्रवाई करेगी सरकार। कड़े कानून लाने की तैयारी में है सरकार और कई बच्चों के गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सीधे रुक करेंगे ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज तिवारी जुड़ रहे हैं। सूरज, बीते दिनों कई तरह के मामले सामने आए जहां बच्चे खुले बोरवेल में गिरे। अब सरकार नए कानून लाने की तैयारी में है और इस कानून के तहत क्या कुछ होगा? जी देखिए रितु, निश्चित तौर पर अब सरकार नए कानून लाने की तैयारी में है, क्योंकि हाल फिलहाल की घटनाओं को देखें तो चाहे विदिशा की घटना हो, चाहे राजगढ़ की घटना हो, चाहे अलीराजपुर की घटना हो, चाहे सीहोर की घटना हो और फिर चाहे रीवा की घटना हो, सभी में खुले बोरवेल में बच्चे या छोटे बच्चियां गिरी और कुछ समय बाद जब वो निकाले गए तो उनका शरीर मृत पाया गया। ऐसे में अब सरकार इस और एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। सरकार जो है विधानसभा सत्र, जो जुलाई में विधानसभा सत्र चलेगा, वहाँ पर विधेयक प्रस्तुत कर सकते हो। विधेयक प्रस्तुत करने के बाद कानून बन सकता है खुले बोरवेल पर। अगर कानून बनेगा तो जो भी जिसकी भूमि होती है और खुला बोरवेल छोड़ देता है, अगर उसमें जनहानि होती है तो भूमि के मालिक यानी जमीन के मालिक पर कार्रवाई हो सकती है, प्रकरण दर्ज हो सकता है। साथ में जो बोरवेल करने वाली एजेंसियां हैं उन पर भी प्रकरण दर्ज हो सकता है। रितु, आपको बता दें, जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा थे, तब एक घटना हुई थी ओरछा में और उसके बाद नरोत्तम मिश्रा ने कानून बनाने का ऐलान किया गया था, लेकिन तब से अब तक कानून नहीं बन पाया। लेकिन घटनाएं लगातार होती रही हैं। रीवा की घटना आपने देखा और विस्तार न्यूज ने उससे विस्तृत कवरेज किया था, लेकिन लास्ट में हुआ वही जो हर बोरवेल में गिरने वाले बच्चों के साथ होता है। मयंक बाहर तो निकला लेकिन जिंदा बाहर नहीं निकला। ऐसे में सरकार अब इस ओर बड़ा कदम उठाने जा रही है। अगर सरकार बड़ा कदम उठाती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ी उम्मीद भी है कि नए कानूनों के बाद, नए नियमों के बाद इन मामलों पर भी कमी देखने को मिले या फिर ये मामले पूरी तरह से खत्म हो जाए। फिलहाल शुक्रिया सूरज जानकारी के लिए। तो बोरवेल की घटनाएं कई बार सामने आ चुकी
हैं और अब सरकार कड़े कानून लाने की, कड़े नियम लाने की तैयारी में है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर भी मध्य प्रदेश से ही है। मतगणना के लिए प्रदेश में सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। चुनाव आयोग ने एमपी में मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। 29 संसदीय सीटों की मतगणना पर 116 प्रेक्षक नजर रखेंगे। प्रेक्षकों की उपस्थिति में काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। 4 जून को काउंटिंग होगी, 4 जून को नतीजे आएंगे। और मध्य प्रदेश में आपको बता दें 29 लोकसभा की सीटें हैं और 29 लोकसभा सीटों के लिए मतगणना प्रेक्षकों की नियुक्ति कर दी गई है। और इन सीटों के लिए कुल 116 प्रेक्षक हैं जो सभी सीटों पर नजर रखेंगे और प्रेक्षकों की उपस्थिति में ही काउंटिंग की प्रक्रिया कराई जाएगी। तो देखिए, काउंटिंग में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, तमाम तैयारियां मतगणना के लिए पूरी कर ली गई हैं। चुनाव आयोग ने मतगणना प्रेक्षक नियुक्त किए हैं। बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां सनसनी फैलाने वाले जबलपुर के मिलेनियम कॉलोनी डबल मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर है। पिता बेटे के दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी मुकुल सिंह ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। उसने इस केस के आरोपी नाबालिग गर्लफ्रेंड के जबलपुर पहुंचने से पहले ही सरेंडर कर गुनाह कबूल लिया, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने उसकी गिरफ्तारी की जानकारी सार्वजनिक नहीं की। पुलिस उससे पूरी पूछताछ के बाद ही मामले का खुलासा करेगी। दूसरी ओर उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि मृतक पिता की बेटी को पुलिस हरिद्वार से जबलपुर ले आई है। गौरतलब है कि मुख्य आरोपी मुकुल सिंह की गर्लफ्रेंड और पिता भाई की हत्या के आरोपी नाबालिग लड़की को पुलिस ने 2.5 महीने बाद 28 मई की रात हरिद्वार से गिरफ्तार किया था। उस वक्त मुकुल सिंह फरार होने में कामयाब हो गया। दोनों आरोपियों ने इतने दिनों तक पुलिस की नाक में दम कर रखा था। ये केस पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। अब इस केस में दोनों आरोपी पुलिस की पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे कर सकते हैं। तो पूछताछ के बाद जबलपुर पुलिस खुलासा करेगी। 15 मार्च को इस वारदात को अंजाम दिया गया था और हत्याकांड से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा था। तो जबलपुर के डबल मर्डर केस के मुख्य आरोपी मुकुल ने सरेंडर कर दिया है और इसके साथ ही आपको बता दें नाबालिग बेटी भी पुलिस की हिरासत में है। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे जबलपुर से, संवाददाता दुर्गेश लाइव जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, लगातार पुलिस तलाश कर रही थी, कई राज्यों में इन दोनों को देखा गया और आखिरकार अब पुलिस की हिरासत में है। बिल्कुल ऋतु, देखिए 15 मार्च के बाद से दोनों फरार थे और तकरीबन 75 दिन हो चुके हैं। और कल रात, देर रात कल मुकुल ने खुद आकर जबलपुर के सिविल लाइन थाने में सरेंडर किया है। इस पूरे मामले पर 11:30 बजे एसपी आदित्य प्रताप सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं और इस पूरे मामले का नया खुलासा भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से पुलिस को छकाया आरोपी ने, वो बड़ी हैरान कर देने वाली बात है, क्योंकि 4 दिन पहले ही जो नाबालिग लड़की थी उसे हरिद्वार से पकड़ लिया गया था और शायद इसी वजह से उसके मंसूबे जो है टूट गए और शायद उसने सोचा कि अब सरेंडर करना ही उचित होगा, क्योंकि कब तक भागेगा। क्योंकि 2 बड़ी वजह थी। पुलिस ने एक तो पूरे देश में 10,000 से ज़्यादा पोस्टर छपवा दिए थे और दूसरी बड़ी बात, उसके बैंक खातों को फ्रीज कर दिया था, यानी कि पास में पैसा नहीं था। वैसे में जब पैसा पास में नहीं रहा तो कितने दूर भागेगा, ये बात कहीं ना कहीं आरोपी मुकुल को समझ में आ गई थी और यही वजह थी कि वो सीधे आकर जबलपुर में उसने सिविल लाइन थाने में सरेंडर कर दिया है। हालांकि देर रात आया है, पुलिस उसे किसी अज्ञात स्थान पर ले गई है, लेकिन स्वाभाविक तौर पर उससे पूछताछ की गई होगी, जानकारी उठाई गई होगी, कैसे किया, क्यों किया। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मुकुल ने थाने में जाकर ये बात कबूल की कि मैंने ही राजकुमार विश्वकर्मा और उनके बेटे तनिष्क की हत्या की है और इस जुर्म को मैंने कबूल कर रहा हूं और मैंने ही 15 मार्च को इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। और इतना कहकर उसने थाने में सरेंडर कर दिया। जितने भी पुलिसकर्मी थे वो खुद हैरान हो गए, क्योंकि लगातार उसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही थी। एक टीम हरिद्वार से कल रात को ही नाबालिग लड़की को लेकर जबलपुर पहुंची है। तो निश्चित तौर पर ये पूरा मसला जो है बड़ा पेचीदा था, लेकिन अब बहुत हद तक सुलझ गया है। दोनों आरोपी पुलिस की हिरासत में है। खुलासा होगा कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था। पूछताछ के बाद देखना होगा दुर्गेश कि क्या खुलासे होते हैं। और हत्या के बाद ये जब घूम रहे थे, 2.5 महीने से फरार थे, क्या कुछ हुआ, तमाम खुलासे होंगे। फिलहाल शुक्रिया दुर्गेश आपका जानकारी के लिए। तो आखिरकार दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, पूछताछ लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ेंगे। भदभदा बस्ती के परिवारों को नगर निगम द्वारा कलखेड़ा आवासीय परियोजना में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिए जा रहे हैं। इसीलिए नगर निगम आयुक्त हरेंद्र नारायण ने हितग्राहियों से कहा है कि वो जल्द से जल्द मार्जिन मनी और
बची हुई राशि को जमा करवाएं। यहां प्रथम आओ प्रथम पाओ के तहत आवास आवंटित किए जाएंगे। बता दें कि भदभदा बस्ती में 386 आवासों को एनजीटी के आदेश पर नगर निगम और जिला प्रशासन ने तोड़ दिया था। इस दौरान परिवारों को आर्थिक सहायता देते हुए आवास दिलवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन उनको अब तक आवास नहीं मिले। इससे हाल ही में मलबा हटाने पहुंचे निगम अमले को रोककर विरोध किया था कि हमें जो वादे किए गए थे, यानी आवास देने को कहा गया था, जमीन देने को कहा गया था, लेकिन वो नहीं दिया गया। यही कारण है कि वो चाहते हैं कि जहां पर मलबे हैं वहां पर जाकर बैठे और मलबे को हटाने न दे। लेकिन यहां पर प्रशासन जो है सुरक्षा व्यवस्था मजबूत कर दिया है। और ये जो भदभदा बस्ती के अंदर रोड जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस सुरक्षा व्यवस्था मौजूद है। और साथ में जो लोग अंदर जाना चाहते हैं उन्हें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। कुछ लोग यहाँ पर महिलाएं हैं जो अंदर जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन अंदर उनको नहीं जाने दिया गया। मैं इनसे बातचीत भी करूंगा कि ये क्यों अंदर जा रहे थे। डीपीएस रहते, मजदूरी कराते ना। अंदर ये आपकी बस्ती थी क्या? नहीं, हाँ पहले थी। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पर आकर ये कह रहे हैं कि हमें जो है आवास देने का वादा किया गया था, आवास नहीं दिया गया। नगर निगम ये कह रहा है कि मार्जिन राशि जो है वो जमा कीजिए और पहले आओ पहले पाओ के तर्ज में आवास लीजिए। 1 लाख रुपए भी उस वक्त दिया गया था उन लोगों को जिनकी झुग्गियाँ गिराई गई थी और कुछ वादे किए गए थे, ऐसा लोगों का कहना है, लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। यही कारण है कि जो लोग हैं, जो विस्थापित हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हमारे जो जहां पर घर थे उस मलबे को ना हटाया जाए जब तक हमारी जो मांग थी उसे पूरा न किया जाए। जहां पर बस्तियां थी वहां पर लेवल किया जा रहा है और मलबे को नगर निगम के द्वारा बाहर किया जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर भोपाल में अवैध कॉलोनियों पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का बड़ा बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि 250 से ज्यादा अवैध कॉलोनियों की लिस्ट बना ली गई है, जिनको अब नोटिस देने की भी तैयारी है। तो वहीं कलेक्टर ने कहा कि जल्द ही प्रशासन का बुलडोजर अवैध कॉलोनियों पर चलेगा। 250 कॉलोनियों के और प्रकरण हमारे पास आ गए हैं और उन 250 कॉलोनियों में भी हमारे अभी अंतरिम आदेश जारी होने जा रहे हैं। जो लोग परमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको भटकना ना पड़े और उनकी परमिशन बहुत स्मूथ और बहुत फास्ट और बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि अवैध कॉलोनी के 2 ही रीज़न है। एक तो लोग गलत तरीके से काटते हैं कि और फिर जो वहाँ खरीदता है उसे तकलीफ होती है, और दूसरा कई बार अगर परमिशन में थोड़ी बहुत डिले होती तो भी आदमी सोचता है कौन परेशान हो, तो उसको भी कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्दी केस हो। तो इन दोनों फ्रंट पे हम लोग। नरसिंहपुर जिले की करेली नगर पालिका में प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की। बता दें कि प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसके चलते परिक्षेत्र में आने वाले ब्रिज के नीचे जो अतिक्रमण था उस पर नगर पालिका ने कार्रवाई करते हुए अतिक्रमण हटाया और कार्रवाई भी की है। जैसा कि हमारे जिले में नरसिंहपुर में कल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई थी, उसी प्रकार आदरणीय कलेक्टर महोदय के निर्देशन में नगरपालिका करेली में भी आज बरमान चौराहे एवं नरसिंह घाट के सामने जो फ्लाईओवर के नीचे अतिक्रमण किया गया था लोगों द्वारा, उसको हटाया गया है आज। और हमारा ये अभियान यथावत आगे भी चलता रहेगा। गरियाबंद की देवभोग पुलिस ने उड़ीसा सीमा पर फिर से 2 गांजा तस्करों को दबोचा है। मिली सूचना पर खुटगांव चेकपोस्ट के पास पुलिस ने बाइक सवार 2 युवकों को रोककर पूछताछ की। जांच में पुलिस ने करीब 2 लाख का गांजा बरामद किया, जिसके बाद दोनों आरोपियों को पुलिस ने नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की और आरोपी को कोर्ट में पेश करने की तैयारी की। तो 2 युवक जो पुलिस की गिरफ्त में है अब, और 2 लाख का गांजा आरोपी के पास से बरामद किया गया है। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट पर कस्टम ने बड़ी कार्रवाई की। यहां शारजाह से आ रहे एक यात्री के पास से सोना बरामद किया है। यात्री के चार्जर से ये सोना बरामद किया गया। यात्री शारजाह से एयर इंडिया की फ्लाइट से इंदौर आया था, जिसके बाद सूचना के आधार पर कस्टम अधिकारियों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ा है। बता दें कि सोने को अधिकारियों की नजरों से बचाने के लिए उस पर रेडियम की पॉलिश की गई थी। खास बात यह है कि जिस एयरपोर्ट में सोना छिपाया गया था वे चालू थे। कस्टम विभाग ने 80.29 ग्राम सोने के साथ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त कर यात्री के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उज्जैन के परम धाम आश्रम के स्वामी के साथ मारपीट करने के मामले में पुलिस ने महंत सुरेशानंद को गिरफ्तार कर लिया। महाकाल पुलिस ने आरोपित महंत को कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जेल भेजने के आदेश जारी हो गए। तो वहीं पुलिस मामले में एक और आरोपित की तलाश में जुटी है। मामला 2023 का है, जहां एक आश्रम पर कब्जे को लेकर हुए विवाद में सुरेशानंद ने अपने साथी के साथ मिलकर एक अन्य संत को धमकाया था। परमधाम आश्रम के संबंध में आपको बताना चाहूँगा कि पहले ये यहाँ पे एक संत है बोधानंद जी, जिनका इसके पड़ोस में होटल संचालक के साथ में विवाद हुआ था, जिसमें भी एफआईआर दर्ज हुई थी। इसके बाद एफआईआर दर्ज होने के बाद संपूर्णानंद जी महाराज, जो कि इसके संरक्षक थे, वो यहाँ पर आए और बोधानंद जी को आश्रम से हटाया गया था और एक अन्य संत को वहाँ पर बैठाया गया था। अब चूँकि सुरेशानंद जी काफ़ी दिन से फरार थे, आज पुलिस ने उनको पकड़ा है और माननीय न्यायालय के आदेश से उन्हें भैरवगढ़ जेल दाखिल करवाया है।